आज के लेक्चर के अंतर्गत हम अनुच्छेद 15 को समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 15 जो है वो किस प्रकार से बहुत सारे विवरणों को स्पष्ट करता है, जिसके अंतर्गत आप जानते हो कि व्यक्तिगत भूमिका के तहत भी व्यक्तियों की अपनी एक भूमिका होती है, राइट। उसी के साथ साथ राज्य की भी उसमें भूमिका होती है कि राज्य किस प्रकार से किसी व्यवस्था को संचालित करता है। तो उसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं वो कई कई अनुच्छेदों में बांटे गए। अनुच्छेद 15 है, 15(1) सब क्लाउज 2, 3, 4, 5, 6 करके जो दिए गए हैं वो भारतीय लोगों के हितों को संरक्षण करने के लिए दिए गए हैं, ताकि भारतीय लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का उपयोग कर सकें और अपनी प्रोन्नति कर सकते हैं। क्योंकि ये अनुच्छेद है काफ़ी देखा जाए तो अपवाद स्वरूप भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो समाज जो है वो एक असंतुलन स्थिति में है, और समाज में असंतुलन है तो निश्चित रूप से सभी को एक समान अगर आप कंपेयर करोगे तो निश्चित रूप से कभी भी समाज में सुधार नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं अगर आप किसी को उठाते हो तो राइट, तो और किसी को आप नीचे गिरा दबाते हो तो ये भी सरकार इसमें भेदभाव कर लेती है, लेकिन उसमें अपवाद स्वरूप करती है, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत ही विविधतापूर्ण है, क्योंकि उसमें सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से लोग पिछड़े हुए हैं तो उनका उत्थान करना होता है, राइट। अगर आप कहोगे कि सरकार भी इस प्रकार का भेदभाव करती है तो सरकार भेदभाव किस उद्देश्य से करती है? वो इसलिए करती है कि आपने ऑलरेडी ऐसा भेदभाव कर रखा है, समाज में ऐसा असंतुलन बना रखा है, ताकि सरकार इस चीज़ को पाट रही है कि वो एक समान रूप से सभी को लागू कर सकती है, ठीक। तो इस उम्मीद के लिए सरकार निरंतर इस पर प्रयास करती है, लेकिन सरकार जो है किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करती है ताकि किसी की जो अधिकार है उस पर ठेस पहुंचे, राइट। तो ये अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 जो है उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसका अर्थ यही है कि राज्य जो है, क्योंकि राज्य के संदर्भ में ये बात कही गई है, ठीक है, तो राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के मूल जाति धर्म एवं उसकी देखे जाए तो लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी राज्य है, कोई भी राज्य है, अनुच्छेद 15 के संदर्भ में समझते हैं। अनुच्छेद 15 कोई भी राज्य है, मतलब सॉरी, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के, ठीक, कोई भी व्यक्ति है या नागरिक ले लो, नागरिक के प्रति धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 कहता है, 15(1) जो दिया गया है उसके तहत ये अनुच्छेद 15 सब क्लाउज 1 उसके तहत ये प्रावधान किया है कि जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, केवल यही शब्द केवल यूज किया गया है, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है और किसी पर कर सकता है। यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अन्य पर भेदभाव कर सकता है, वो ऐसा कोई संविधान प्रावधान नहीं किया गया है, वो स्पष्ट इसमें विवरण कर दिया गया है। तो राज्य जो है, क्योंकि राज्य देखते हो कि कोई भी व्यवस्था जो होता है संचालित करता है, राइट, तो वो देखता है कि जो नागरिक जितने भी हैं, नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, तो उनको एक समान दृष्टिकोण से देखता है कि कोई भी अगर नियम या कोई विधि या कोई कानून ऐसा बनाती है गवर्नमेंट, ताकि वो हर प्रत्येक व्यक्ति के निचले तक व्यक्ति है वहाँ तक वो सुविधा प्राप्त की जा सके या सुविधा उसको प्रोवाइड कराई जा सके। इस संदर्भ में राज्य जो होता है वो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करता है, ठीक। और हर व्यक्ति के अपने जो समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने अनुच्छेद 15 जो है वो भी समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि जो समानता का अधिकार आप देखोगे जो 14 से 18 तक के बीच दिए गए हैं, 14 से 18, तो इसके अंतर्गत जो 15वां अनुच्छेद है, ठीक, वो व्यक्तियों को प्राप्त है और व्यक्तियों के हितों के लिए संरक्षण के लिए जो सरकार होती है वो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन आधार पर भेदभाव नहीं करती है, केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं करती है, राइट। वो क्यों नहीं करती है? इसका अर्थ ये हुआ कि हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, राइट, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, ठीक। अब जात भी होती है, मूल वंश है, लिंग है, जन्म स्थान है,
तो इसमें वो भेदभाव नहीं करती है। ओके, लेकिन इसमें वो सुधार जरूर करती है, सुधार करने का प्रयास करती है, भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव का मतलब ये है कि किसी जाति को उठा रही है तो किसी को गिरा रहे हैं, ऐसा नहीं गवर्नमेंट करती है। बस ये है कि कोई जात ज़्यादा पिछड़ी हुई है तो उसे भी संतुलन लाना है, तो उस हेतु सरकार निरंतर प्रयास करती है, लेकिन वो भेदभाव के अंतर्गत नहीं आप ला सकते हो। क्योंकि आप देखोगे, अगर इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि समझते हैं तो धर्म के मायने अगर थोड़ा समझ लो तो आप जैसा कि जानते हो जो धर्म के मायने हैं, एक धर्म को लेकर के देखा जाए तो हमारे समाज में काफ़ी इसकी प्रतिष्ठा रही है, और सामाजिक जो जीवन रहा है कहीं ना कहीं धर्म पर ही निर्भर रहा है। क्योंकि लोग, आप कौटिल्य की पुस्तक में चाहे देख लो, धर्म को लेकर उन्होंने भी बात कही है। ओके, चाहे आप धर्मशास्त्र की बात कर लो, ठीक, धर्मशास्त्र की बात कर लो, या आप धर्मशास्त्र की जैसे कि जो मनुस्मृति है, राइट, मनुस्मृति में आप देख लो, तो धर्म से संबंधित जो मंतव्य रहे हैं वो जीवन में एक बहुत ही लगाव रहा है, और धर्म की एक विशिष्ट अपना एक महत्व रहा है, वो रहा है एक लौकिक पारलौकिक से, और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस धर्म से जुड़ाव रहा है जहाँ पे लोग अपनी आस्था को रखते हुए मुक्ति का मार्ग देखते हैं। ओके, तो वह मार्ग का पालन करते हैं, उसका एक मार्ग देखते हैं, और निश्चित रूप से उसके लिए हमारे धर्म में जो पुरुषार्थ रहे हैं, जैसे धर्म एक शब्द रहो है तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, उसका एक शब्द महत्वपूर्ण रहा है, राइट। फिर धर्म को मानते हुए भी हमारे यहाँ पर देखा हो जो बहुत सारे 4 आश्रम अपनाए गए थे, ठीक, जिसमें आपने ब्राह्मण का वो जैसे कि पढ़ा हो, ब्राह्मण वाला, ठीक है, और उसी में जैसे आप देखोगे गृहस्थ आश्रम है, ठीक है, और इसी में फिर आप देखो वानप्रस्थ आश्रम है, राइट। तो ये जो आश्रम जिस 4 प्रकार के थे, ये धर्म के आधार पर ही थे कि व्यक्ति को कैसे श्रद्धा के साथ अपने जीवन को सर्वाइव करना है, उसके लिए उन्होंने ये 4 प्रकार के अवस्थाएं दी थी, 25-25 साल की, जो 100 साल के अंतर्गत थी, ठीक, क्योंकि व्यक्ति का उन्होंने उस समय जीवन था वो 100 वर्ष का माना था। तो यह एक धर्म से जुड़ी एक बहुत पुरानी अवधारणा रही है, और व्यक्ति इस पर ही निर्भर रहा है, और आज भी देखोगे तो धर्म की एक प्रकार से उतनी ही प्रतिष्ठा है। भले ही मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो शिक्षा को लेकर के अवगत होता जा रहा है और शिक्षा का विकास हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, लेकिन जो कहीं ना कहीं देखा जाए फिर भी एक जुड़ाव जो है वो धर्म के प्रति रहता है, क्योंकि धर्म की आस्था का प्रतीक है और मनुष्य उससे अपना लगाव रखते हुए अपने जीवन को सर्वाइव करता है, और इसे कभी भी विभेद या इसे कभी भी देखा जाए तो नकार नहीं सकता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने भी इस धर्म से जुड़ी हुई विशिष्ट महत्व को हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत निहित किया है, ठीक। तो इसीलिए किया है क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने धर्म, जैसे हिंदू धर्म है तो वहाँ के व्यक्तियों का अपना धर्म है, मुस्लिम है उनका अपना धर्म है, सिख है वो अपना धर्म है, लेकिन मुक्ति का मार्ग एक ही है, सबकी अपनी अपनी एक व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने एक मार्ग हैं जिनका अनुसरण करते हुए वे अपने जीवन को उद्धार करते हैं, राइट। तो इस विषय के संदर्भ में अगर सरकार को देखते हो तो सरकार इस चीज़ को धर्मनिरपेक्ष के रूप में देखती है, क्योंकि सरकार जो है इस चीज़ को लेकर के तटस्थ तो नहीं है, बस ये है कि अगर आप कोई धर्म मानते हो तो उनका संरक्षण करती है, ठीक, संरक्षण प्रोटेक्शन का कार्य करती है, उससे संबंधित नियम हैं, कानून हैं, विधियां हैं, इस संदर्भ में बनाती है। ओके, तो इसी उद्देश्य से बनाती है। या आप देखोगे जहाँ पे पूजा स्थल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सरकार उनका संरक्षण करती है, मंदिरों का, बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनका संरक्षण करती है, उनके आसपास आप देखोगे तो कॉरिडोर भी बनाती है, ओके, और बहुत ही सुविधाएं देती है, ठीक, सुविधाएं देती है। तो ये सब सरकार क्यों करती है? आपके जो धर्म है, धर्म से जुड़ी आस्था है, तो उनका वो संरक्षण करती है, और हर व्यक्ति के लिए वो, हर धर्म के लिए वो एक समान रूप से होता है, इसमें भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि सरकार भेदभाव नहीं करती है इस धर्म को लेकर के। हर व्यक्ति की अपनी आस्था है, प्रतीक है, और उसके लिए 25 से 28 जो अनुच्छेद दिए गए हैं, पूरा एक धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, पूरी धर्म मानने की अपनी आस्था है, ठीक। तो उससे संबंधित जो धर्म का पूरा एक, धर्म से जुड़ा पूरा एक आज़ादी दी गई है, उससे संबंधित आप देखोगे जो गवर्नमेंट काम करती है वो यही करती है कि आपकी जो धर्म है, वो आस्था है, वो बनी रहे, ठीक, उसके लिए वो संरक्षण का प्रयास करती है। अगर धर्म से जुड़ी जो भी मंतव्य हैं या कोई ऐसे जुड़ाव या ऐसे कोई विचार हैं जो होने चाहिए, तो गवर्नमेंट वो चीज़ को दिशा निर्देश करती है, ऐसी बात नहीं, दिशा निर्देश करती है, लेकिन
लेकिन वो दिशा निर्देश जो होते हैं वो सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से देखे जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ठीक, चलिए, तो धर्म से जुड़ी काफ़ी अपनी एक मान्यता रही है, तो उस संदर्भ में सरकार भी उस चीज़ का संरक्षण देती है और उसके लिए समय समय पर कानून विधियां बनाती है, तो वो सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। अब बात आती है जाति के आधार पर। तो जाति का आप देखोगे तो हमारे अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखोगे तो जाति में बहुत सारी अपने यहाँ पर जो जातियाँ रही हैं वो एक वर्ण समाज रहा है। कैसा रहा है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज रहा है। और ये वर्ण व्यवस्था पर जो आधारित समाज था, इसमें लोग जो हुआ करते थे वो देखे जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात कर लो तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रमाणिक रूप से कुछ ऐसी प्रमाण के आधार पर इस चीज़ को देखा जाता है कि सिंधु घाटी जो धार्मिक समाज था या वहाँ की जात व्यवस्थाएं थीं वो भी 4 भागों में थे, लेकिन उनमें ऐसा भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वो वहाँ पर कार्य के आधार पर उनको देखने को मिलता है कि वो जो कार्य करते थे उस समय, जैसे व्यापारी वर्ग भी था और ब्राह्मण वर्ग भी था, क्षत्रिय वर्ग भी था, राइट। वहाँ पर ये जो लोग थे ना, ये उनकी कार्य पद्धति का आधार पर सबका अपना अपना कार्य डिसाइड था, तो उस आधार पर वो करते थे। तो वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। वहाँ समाज भले ही विभेदन में था, लेकिन वो समाज जो था काफ़ी उन्नति में था। ओके, काफ़ी उन्नति में था। लेकिन यही वर्ण व्यवस्था जो समाज देखने को मिलता है ये ऋग्वेद काल में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद काल में आप देखोगे तो यही वर्ण व्यवस्था जो थी, यही वर्ण व्यवस्था जो थी, जो आप देखोगे इसमें ब्राह्मण वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग था, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ग 4 हुआ करते थे, ये आप देखोगे तो ऋग्वेद काल में यही जो वर्ग थे, ये 4 भागों में विभाजित थे निश्चित रूप से। और इनके जो कार्य थे उनके अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड थे। लेकिन यह व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित। क्योंकि कर्म पर आधारित का मतलब ये था कि व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उसे उसी प्रकार का कार्य दिया जाता था और वो निश्चित रूप से उसे उस वर्ग की श्रेणी में उसे डाल दिया जाता था कि ये व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है और इस कृत्य में ये काफ़ी स्वतंत्र है और वो इच्छुक है कि मुझे ये कार्य अच्छा लगता है, तो उसे इस वर्ग में डाल देते थे। अगर कोई ब्राह्मण वर्ग हो, अब मान लो कोई क्षत्रिय लोग हो सकता है, कोई अगर उसे अच्छा ज्ञान था, पढ़ने में अच्छा ज्ञान था, उसे धर्मशास्त्र का ज्ञान या किसी भी वेदों का ज्ञान, ठीक है, अगर उपनिषदों का ज्ञान, तो निश्चित रूप से उसे ब्राह्मण के कर्म में वो डाल दिए जाते थे, क्योंकि वो कर्म पर आधारित है, राइट। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही वो चीज़ पढ़ेंगे, ब्राह्मण वर्ग के हो तो ब्राह्मण से संबंधित जो दस्तावेज होते उन्हें पढ़ोगे, ऐसा नहीं था पहले ऋग्वेद काल में। लेकिन धीरे धीरे यही व्यवस्था परिवर्तित हो गई और यही जो जाति आधारित थी, ये जात पे आधारित जो वर्ण व्यवस्था था, यही समाज उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो गई, ठीक। और जन्म के आधार पर आप देखोगे कि जो लोग भले ही कितने भी अपने आप में उत्कृष्ट हों, कितने भी अपने आप में शिक्षित हों या उनके पास कितनी भी अभिक्षमता हो, अपने अंदर कितनी कैपेबल हों, लेकिन उनको जो कार्य दिया जाता था वो जो वर्ग में वो आते थे, शूद्र में है तो वो शूद्र का ही कार्य करते थे, वैश्य में जो जन्म लेता था वो वैश्य में ही कार्य करते थे, क्षत्रिय में था वो क्षत्रियों का ही काम करते थे, ब्राह्मण था वो ब्राह्मणों का ही कार्य करते थे। भले ही ब्राह्मणों में कोई इतना टैलेंटेड ना हो या इतना एक्सपेक्टेबल ना हो कि ताकि वो इस चीज़ को एनालिसिस कर सके, वहाँ के जो दस्तावेज जैसे उपनिषद हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको भले ही ना ब्राह्मण पढ़ पाता हो, लेकिन वो इनकी तुलना में काफ़ी ऊंचा ही माना जाता था। ये जन्म के आधार पर हो गई थी, राइट। और इसके अंदर कितनी भी अब क्षमता क्यों ना हो, लेकिन ये शूद्र है तो शूद्र ही माना जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कितनी कैपेबल हो, कितना भी ये अपने आप में उत्कृष्ट हो कोई कार्य करने के लिए, लेकिन इसे कार्य जो दिया जाता था वो शूद्र का ही दिया जाता था, राइट। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था उत्तर वैदिक काल में। तो ये हमारा जो समाज रहा है वो जाति पे आधारित रहा है। लेकिन अब देखोगे वर्तमान में, और ये व्यवस्था शुरुआत से चली रही, आज भी है यही व्यवस्था, और गांधी जी भी इस चीज़ के समर्थक रहे हैं, ठीक। लेकिन इसके बाद अंबेडकर जी ने इस पर बहुत प्रयास किया है। अंबेडकर जी थे, इन्होंने बहुत प्रयास किया इस चीज़ को लेकर के, राइट।
हाँ, तो अब वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इस चीज़ को लेकर के देखने को मिल जाता है कि ब्राह्मण वर्ग अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, या आप इस चीज़ को ले सकते हो जर्नल में, ठीक, ओबीसी में, एससी एसटी, ये जो वर्ग मिलते हैं देखने को, राइट। तो ये वर्ग जो है एक प्रकार के वर्ण व्यवस्था ही पर समझ सकते हो, आधारित ही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो असंतुलन देखने को मिलता है आज भी विद्यमान है। आज भी वहाँ के लोग जो हैं वो, उनकी मानसिकताएं जो हैं वो उस प्रकार की हैं, परंपरागत टाइप की, क्योंकि वो यही विचार रखते हैं मन में कि ये लोग नीचे हैं तो ये नीचे ही हैं, या हम ऊंचे हैं तो हम ऊंचे ही हैं, ठीक है। और इनके मन में भी यही धारणा बन जाती है कि हम नीचे हैं तो हम उसी प्रकार का अपना रवैया अपनाते हैं, राइट। कुछ लोग जागरूक होते हैं तो वो इस चीज़ में सुधार करने का प्रयास करते हैं, ओके, लेकिन जागरूक नहीं है तो वो उसी संतुलन में, उसी स्थिति में बने रहते हैं जिस स्थिति में लोग शुरुआत से चले आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट इस चीज़ में जागरूक होती है, तो गवर्नमेंट इसमें प्रयास करती है, राइट। गवर्नमेंट निरंतर प्रयास करती है। तो आप देखोगे तो जाति वर्ग को उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजाति को उत्थान के लिए क्या सरकार उठाती है, उनके लिए अलग से आयोग बनाती है, उनके लिए अलग से प्रावधान करती है, ठीक है, शिक्षा उनको अलग से देती है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है। तो वो विभेद अगर गवर्नमेंट कर रही है ना, तो वो विभेद किस आधार पर कर रही है, वो उनके उत्थान के लिए कर रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर इनको शिक्षा दे रही है तो तुम्हें शिक्षा नहीं दे रही है, उच्च वर्ग को नहीं दे रही है, तो ऐसा तो गवर्नमेंट कर नहीं रही है। लेकिन हाँ, कुछ अलग से उनके लिए प्रावधान करती है ताकि वो आपको समान रूप से प्रयोजन दे सके, समान रूप से उनको आपके सामने, आपके समस्त उनको खड़ा कर सके। इस उद्देश्य से गवर्नमेंट देती है, ना कि उस उद्देश्य कि विभेदन के आधार पर वो नहीं देती है, राइट। तो जाति के आधार पर आप देख लो, तो जाति के आधार पर आप देख लो, जनजाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये आयोग हैं। इसके बाद में जनजाति के लिए आप देख लो आरक्षण का भी सुविधाएं देती है, आरक्षण की भी तो सुविधा देती है। आप देखो उसमें जो निचले वर्ग के लोग हैं जैसे ओबीसी के हैं, ठीक, उनको 27% आरक्षण दे रही है। इसके बाद एससी एसटी के वर्ग हैं, एक 17% है, 13% है। तो ये आरक्षण की जो सुविधाएं दे रही है ना गवर्नमेंट, ये क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि इनका भी उत्थान किया जा सके, इनको भी उठाया जा सके, निरंतर इस पर प्रयास करती है सरकार, ओके। अब ओबीसी के लिए अलग से देखो, राष्ट्रपति को भी स्वतंत्रता दी उस चीज़ के लिए कि वो आयोग बना सकता है, ठीक। अनुच्छेद 340 देख लो, 338 अनुच्छेद देख लो, ठीक, इसके अंदर ओबीसी के लिए सुविधाएं दी गई हैं, ओके। तो ये जो आरक्षण की सुविधाएं हैं, ये जात को क्या है, बांटने की प्रक्रिया है, निरंतर इस पर प्रयास सरकार करती रहती है। मूल वंश के अगर आधार पर आप देखना चाहते हो तो मूल वंश की अगर बात की जाए तो मूल वंश आप जानते हो कि मूल वंश का मतलब ये है कि आप जिस वंश से आए हो, या आप इसको वंशानुगत भी बोल सकते हो, ठीक। मूल वंश, आप जिस वंश से आपका जुड़ाव है उस वंश से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके माता पिता पीढ़ी हैं, ठीक, उनसे आप निरंतर एक जुड़ाव रखते आए हैं, ठीक, एक संतान है, अपना एक खून का एक रिश्ता है, उस रिश्ता को आप निरंतर उस चीज़ को मानते आए हो कि हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, या हमारे उनसे भी रिलेशन संबंध हैं, ठीक, या हमारे आने वाली पीढ़ी है। तो ये मूल वंश पर है, तो उनका एक अपना वंश रहता है, तो उस वंश की सरकार क्या करती है, उसकी संरक्षण करती है, वंश से तुम्हें वंचित नहीं करती। ऐसा नहीं है कि तुमको वंश या तुमको ऐसा कोई विधि बना दे कि तुम्हारे माता पिता ये नहीं है, माता पिता तुम्हारे ये हैं, तो ऐसा सरकार नहीं करती है। तो मूल वंश के आधार पर भी तुम्हारे साथ विभेदन नहीं कर सकती सरकार। अब आती है लिंग के आधार पर, तो लिंग के आधार पर आप देखते हो कि लिंग के आधार पर तो आप प्राचीन काल से ही देख लो, पुरुष और महिला में कितना विभेदन रहा है, ठीक है। और पुरुष महिला में विभेदन आप देखोगे तो अरस्तु ने भी किया है। अरस्तु ने तो महिलाओं को तो विवेकहीन बताया है, साथ ही साथ महिलाओं को एक दास के रूप में उन्होंने विवरण दिया है। तो अरस्तु जैसे विचारक रहे हैं महान, उन्होंने महिलाओं को एक संतुलन की अवस्था में नहीं रखा है, उन्होंने महिलाओं को निचले वर्ग में ध्यान से देखा है। चलिए ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे तो महिलाओं की स्थिति को लेकर पूरा एक आप देखोगे कि महिला सशक्तिकरण के लेकर गवर्नमेंट कितना प्रयास करती है, एक लिंग समानता के आधार पर कितना मेहनत करती है। ओके, अगर आप देखना चाहो तो महिलाओं को लेकर के पूरी सरकार कितने प्रयोजन देती है, जैसे कि
सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना देती है। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए समूह, एक ग्रामीण क्षेत्र में जो आप देखे हो महिला समूह होते हैं, देखो कितना उनके लिए सरकार करती है। अलग से महिलाओं के लिए आप देखोगे उनके बच्चों के लिए संरक्षण देती है, राइट। महिलाओं के लिए पोषण की सुविधा उपलब्ध कराती है, महिलाओं के लिए शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराती है, ठीक, शिक्षाएं अलग से शिक्षक संस्थान उपलब्ध कराती है, ठीक। एनडीए जैसे बड़े बड़े जो एग्जाम हैं उनमें भी महिलाओं को आरक्षण दे रही है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए हर जगह सुविधाएं उपलब्ध गवर्नमेंट करा रही है। वो किस लिए करा रही है कि लिंग में समानता की जा सके। लिंग में असमानता की जो स्थिति है वो काफ़ी व्यापक है, बहुत ही देखा जाए तो निरंतर उसमें परिवर्तन होता जा रहा है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट निरंतर प्रयास करके सुधार करती है, ठीक है। आपने देखा हो जो लिंग समानता जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो लिंग समानता वो जो आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिंग असमानता जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उसके तहत आप देखोगे कि तो बहुत ही भारत की स्थिति खराब है इस चीज़ में, ओके। अब देखो महिलाओं को लेकर के 33% को जो आरक्षण, अब 50% का आरक्षण, तो ये गवर्नमेंट जो निरंतर प्रयास कर रही है किस उद्देश्य से कर रही है? ये सुधारात्मक प्रयास कर रही है कि लिंग में जो असमानताएं हैं, लिंग में जो भेदभाव है उसको समानता दी जा सके, महिलाओं को पुरुष के समान बनाया जा सके। क्योंकि पहले आप देखोगे तो ऋग्वेद काल में भले ही सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो मात्र सत्तात्मक समाज था, वो हमने किस आधार पर देखा था? मूर्तियों के आधार पे ही तो समझा था, क्योंकि उस समय हम थे नहीं, ना कोई यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, ठीक, जो खोज कर रहे हैं वो थे उस टाइम, ठीक। केवल मूर्ति का आधार पे तो वो अपना परिणाम देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा था शायद, ठीक है। तो ये चीजें वो देते हैं। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में आप देखोगे तो महिलाओं का एक सम्मान था, बराबर सम्मान था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा इतनी खराब हो गई, बहुत ज्यादा। महिलाओं के साथ देखा जाए तो दास प्रथा अलग से चल गई, ठीक है। उसी में आप देखो कि सती प्रथा अलग से आ गई, पर्दा प्रथा अलग से आ गई। इसमें महिलाओं को लेकर के इतनी असमानता, इतनी कुरीतियां देखने को मिलती हैं कि महिलाओं को कभी संरक्षण मिल नहीं पाया, पुरुषों के समान उनको उत्तरदायित्व ही नहीं मिल पाए, ना उनको अधिकार मिल पाए, ठीक है। तो ये जो रहा है, महिलाओं को एक विवेकहीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब बुद्धिजीवी समाज आता गया तो उन्होंने महिलाओं पर बहुत कृत्य किए, महिलाओं को लेकर बहुत कोशिश की। आप देखोगे तो महिलाओं को लेकर एक संतुलन की व्यवस्था को बनाने के लिए निरंतर जो प्रयास हुए हैं महिलाओं ने भी किए हैं, ठीक है। तो महिलाओं को लेकर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि जब संविधान सभा बनी थी, राइट, तो उसमें 15 महिलाएं थीं। महिलाओं का एक और राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, महिलाएं निरंतर कार्य कर रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं भले ही 9-10% अभी महिलाएं हैं संसद में, वो अलग मैटर है, लेकिन निरंतर प्रयास हो रहा है उस पर। निरंतर सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि महिलाओं को समान रूप से संरक्षण दिया जा सके, ठीक है। इसके लिए बहुत सरकार गवर्नमेंट मेहनत कर रही है। लेकिन बस यही है कि हमारे यहाँ पर जो नागरिक समाज है उसमें ऑलरेडी असमानताएं, कुरीतियां विद्यमान है, जिसको लेकर महिलाओं को इतनी शिक्षा नहीं दी जाती थी। पहले महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया था, इस उद्देश्य से महिलाएं आज पिछड़ी हैं। लेकिन महिलाओं के लिए निरंतर सरकार ऐसे उपाय कर रही है ताकि महिलाएं भी एक पुरुषों के समान संरक्षण मिल सके, महिलाओं को भी एक जागरूकता आ सके, ताकि वह जीवन में अपने को सर्वाइव कर सकें और उनको पुरुषों के समान उनको भी एक प्रकार से अधिकार हैं, दायित्व हैं, वो मिल सकें। इस उद्देश्य से गवर्नमेंट प्रयास करती है, ओके। तो लिंग के आधार पर आप जानते ही हो कि सरकार कितना प्रयास कर रही है। इसके बाद आप जानते हो जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती है गवर्नमेंट, क्योंकि लिंग समानता की प्रोन्नति के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, अलग अलग प्रयोजन देती है, विधियां बनाती है, अलग अलग ऐसे बहुत सारे जो ड्राफ्ट तैयार करती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे देखा जाए तो विकेंद्रीकरण लेवल पर आप देखोगे, जिला लेवल पर, ठीक है, महिला कोड बने हुए हैं, अलग अलग से उनके संरक्षण दिए गए हैं, ठीक है। इस बहुत सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट। अब बात ये आती है जन्म स्थान के आधार पर आप देखोगे कि कोई व्यक्ति अगर है जिस जन्म का निवासी है या जिस क्षेत्र में वो रहता था, ठीक है, उसके लिए अलग से आप देखोगे तो एक तो जन्म प्रमाण पत्र बनता है। जन्म प्रमाण पत्र आपने देखा हो, जन्म प्रमाण पत्र जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी रजिस्ट्री कराई जाती है, जो अस्पताल होते हैं आशा के माध्यम से। आप जानते हो आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो आशाएं होती हैं, आंगनबाड़ी में भी होता है अलग से आशा जो होती है, राइट। तो आशा के माध्यम से आप देखोगे जो कोई बच्चा जन्म होता है तो रजिस्ट्री उसकी की जाती है। हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें रजिस्ट्री होती है, जिनके घर में मतलब कि बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी भी आशा जो होती है उनकी रजिस्ट्री कराती, सब कुछ कराती है, सरकार के द्वारा उनको प्रोटेक्शन दिलाती है, उनको सुविधाएं दिलाती है, ठीक है, उनको
उनको क्या होते हैं, पैसे भी दिलाती है, ठीक है। तो ये सरकार करती है, राइट। तो जन्म प्रमाण पत्र उसका बनता है बचपन में। इसके बाद में आप देखोगे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जब बच्चा 9 या 10 में पढ़ने लगता है तो फिर उसका एक मूल्यवास भी बनता है। तो मूल्य निवास प्रमाण पत्र जो होता है, ठीक, वो इस आधार पे बनता है कि तुम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जो सुविधाएं दी जाएंगी, राइट, वहाँ की जो सुविधाएं दी जाएंगी तो उस अकॉर्डिंग आपको मूल्य निवास पत्र के आधार पर सुविधा मिलेगी। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो, कोई भर्ती अगर निकलती है, ठीक, कभी कभी आपने देखा हो भर्तियां कुछ ऐसी भी होती हैं जो जिला लेवल पर होती हैं, वो अलग अलग जिलाओं के आधार पर होती हैं, ठीक। जैसे कि आर्मी की आप समझ सकते हो, तो आर्मी में आप देखा हो कि कोई बहुत सारे जिला होते हैं कि उस जिला में आप इस जिला के लिए भर्ती निकली है, फिर अगले उस जिला के लिए निकली है। तो जिस जिला का वो व्यक्ति है या जिस ग्राम को व्यक्ति है, तो वो उसी मूल्यवास के बिलोंग के आधार पर उसको संरक्षण या उसको नौकरी में प्रोन्नति दी जाएगी, राइट। आप कहो कि दूसरे जिला में वो चला जाए तो नहीं जा सकता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है वो मूल निवास प्रमाण पत्र बनाती है कि आप जो है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, अगर उस क्षेत्र में अगर आपको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, आप उनका लाभ उठा सको, ना कि दूसरे में, ना कि दूसरे किसी राज्य में या किसी दूसरे जिलों में ऐसा आप कर सकते हो। हाँ, राज्य स्तर की अलग बात है, अगर कोई राज्य केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर अगर कोई प्रोन्नति दे रही है या कोई गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं निकाल रही है, ठीक है, तो उसमें के लिए तो सभी होते हैं, राइट। अगर कोई जिला लेवल पर अलग अलग निकालती है तो उसका जो मूल्यवास होता है वो उसी आधार पर होगा जिस राज्य में या जिस जिला के अंतर्गत उस व्यक्ति को मूल्य निवास प्रमाण पत्र है। तो इसमें सरकार भेदभाव नहीं करती है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अनुच्छेद काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सरकार जो है वो इन 5 तरीके के जो दिए गए हैं, धर्म, जाति, मूल वंश, ठीक, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर जो राज्य होता है वो भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए, ये अनुच्छेद 15(1) कहता है। 15(2) में अगर आप देखोगे, इतना बड़ा एक अनुच्छेद 1 है, आप समझ सकते हो। अनुच्छेद 15(2) ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो जैसे कि बहुत सारे सार्वजनिक आपने भोजनालय देख लिए हो, मनोरंजन, आपने खेल, कुआं, तालाब हैं, ठीक है, स्थान है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो लोगों को यहाँ प्रतिबंधित या लोगों को यहाँ पे रोका नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी वर्ग का हो, यानी कि जैसे सार्वजनिक भोजनालय देख लो आप, सार्वजनिक भोजनालय में आपने देखे हो जो ढाबा होते हैं, बड़े बड़े आपने देखे हो कि हॉस्टल होते हैं, होटल होते हैं, ठीक, होटल जो होते हैं, या कहीं ढाबे आपने देखे हो या दुकानें देख ली हो, या यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ के वर्ग के आधार पर, यानी कि आप कह सकते हो जात के आधार पर उन्हें भेदभाव किया जा सके, नहीं होता है। चाहे यहाँ पर आप देखोगे सवर्ण वर्ग का व्यक्ति हो, सवर्ण वर्ग का व्यक्ति हो या निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। करते हैं कहीं कि तुम ऊंचे हो या तुम नीचे हो, तुम यहाँ बैठ के खाना खाओगे या आप यहाँ बैठ के खाना खाओगे, राइट, ऐसा कहीं नहीं होता है। होटलों में देख लो, वहाँ पे सब लोग मिलजुल कर खाना खाते हैं, या आप देख लो किसी ढाबा पे या कहीं भी किसी भी ऐसे प्लेस पर देख लो जहाँ पर जो खाना की व्यवस्थाएं चलती हैं, भोजनालय चलते हैं, सार्वजनिक भोजनालय होते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, किसी जात को आधार के लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और ना ये भेदभाव कर सकते हैं, राइट। तो अनुच्छेद 15(2) यही कहता है, सार्वजनिक भोजनालय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ साथ जैसे आप कुआं ले लो, कुआं में आप देखोगे, जो कुआं आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे पानी पीने की जो सुविधाएं होती हैं, या आप कुआं जो होते हैं, पहले जो कुआं हुआ करते थे ना लोगों के, तो वहाँ पर पानी की जो सुविधाएं थी, ठीक है, वो पहले हो सकता है भेदभाव हुआ करता हो, लेकिन अब वर्तमान में सरकार के जो प्रयोजन दिए गए हैं, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है किसी भी कुआं से या कहीं से भी पानी पी सकता है, किसी भी नल से पानी पी सकता है, राइट, उसे भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एससी वर्ग का बंदा है, ठीक, या कोई व्यक्ति है वो ओबी या जनरल के किसी व्यक्ति के घर नल लगा है वहाँ पे पानी पीता है तो उसे रोका जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी भेदभाव नहीं कर सकते हो, राइट। तो कुआं है या सार्वजनिक कुआं है या नलकूप हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हो आप, राइट। इसके बाद आप देखोगे कि जैसे तालाब देख लो, तालाब की सुविधाएं आप देख लो,
राइट, या आप ऐसा कहो कि चलो ये मेरे क्षेत्र में तालाब आ रहा है तो हम यहाँ पर जो मेरी जो भूमि है उसको हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। राइट, आप उसकी सिंचाई, अब वहाँ पर भी दूसरी भूमि आ रही है तो वो सिंचाई नहीं कर सकता है एससी वर्ग का, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हो। तो तालाब में भी ऐसा कोई भी मतलब कि, और दुकान पे आप देख सकते हो, दुकानें जो होती हैं घरों में, गाँव में दुकानें खुली होती हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति आ सकता है और वो दुकान भी शॉपिंग कर सकता है, दुकान से कुछ सामान परचेज कर सकता है, वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो 15 अनुच्छेद जो 2 है जो इसी से संदर्भित है। राइट, ये शर्त के अधीन नहीं है, क्योंकि आप देखोगे पहली बात है इस अनुच्छेद जो 15(2) है इस पर ना तो व्यक्ति भेदभाव कर सकता है। व्यक्ति का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के कुआं है या नल लगा है या उसका कोई तालाब या कोई भोजनालय खोला है, ठीक, वो किसी भी वर्ग को रोक नहीं सकता है, किसी वर्ग को नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सुख सुविधाओं के लिए, ठीक, सभी को स्वतंत्रता दी है। ओके, भले ही आपने कोई चीज़ बना के रखी है, कोई चीज़ आपने भले ही भोजनालय में आपने कोई भोजन बनाया है, या आपके पास कोई कुआं है, या आपके पास कोई नल लगाया है, इस व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है, तो वो किसी को निरंतर रोक नहीं सकता है। अब भोजनालय है तो ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए है कि आप जाओ यहाँ पे आप खाओगे, यहाँ पे तुमको नहीं खाना देंगे, तो ऐसा वो कभी करता है? नहीं करता है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार के किसी शर्त के अधीन नहीं है, शर्त रहित हैं। राइट, तो व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा है राज्य भी भेदभाव नहीं कर सकती है, राज्य भी इस चीज़ को भेदभाव नहीं कर सकती। राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी, राइट, राज्य ऐसा कोई नियम नहीं, विधि बनाएगी ताकि एससी वर्ग के लोगों को या एसटी वर्ग के लोगों को या ओबीसी के वर्ग के लोगों को ऐसा प्रावधान करे कि वो जो जनरल के लोग हैं वहाँ के नलकूप हैं या वहाँ पर कोई भोजनालय हैं उनके, वहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, आप अलग से सुविधा करेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक, तो ऐसा कार्य करने हेतु सरकार भी जो है वो भी इस पर प्रतिबंधित होती है कि सरकार ऐसे कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। राइट, तो ये दोनों पे लागू होता है, व्यक्ति के साथ साथ राज्य पर भी लागू होता है कि राज्य जो है वो किसी प्रकार का दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, मनोरंजन, आप मनोरंजन देखते हो जैसे कि बहुत सिनेमा घर है या बहुत सारे मेला लगते हैं बड़े बड़े, राइट, तो उसमें जो लोग होते हैं वहाँ सभी वर्ग के होते हैं। कहीं भेदभाव होता है कि पूछा जाता है कि तुम किस वर्ग के हो या मेला में आए हो, तुम पहले वर्ग बताओ अपना, ठीक है, या जात प्रमाण पत्र दिखाओ, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है ना। तो यही चीज़ है कि हमारा जो देश है निरंतर इसमें सुधार कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आने वाले भविष्य में अगर सुधर जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा और सरकार इस पर प्रयोजन निरंतर प्रयास कर ही रही है। तो इसमें राज्य और व्यक्ति है, ये इस प्रकार का कोई भेदभाव या नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति है या राज्य है, इस पे भेद का प्रतिबंध लगाता है कि ये राज्य और व्यक्ति कोई किसी प्रकार का इन चीजों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 15(2) कहता है। राइट, अब अनुच्छेद 15(3) की बात कर लो। ये सब क्लाउज हैं, अलग अलग दिए गए हैं। ओके, तो इनके अलग अलग अपने प्रयोजन दिए जाते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद जो 3 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है जो महिलाएं हैं, भारत में जो महिलाएं हैं, अगर वो किसी स्थिति की वजह से पिछड़ी हुई हैं, जैसे स्थिति आप मान लो समाज में, या तो वो पिछड़ी हैं, ठीक, महिलाएं जो हैं भारत की, या तो वो समाज में पिछड़ी हैं, राइट, या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हैं, समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो पिछड़ी हैं, ठीक है, तो इनके लिए उत्थान के लिए, मतलब समाज में उनको समान महत्व देने के लिए, दूसरी बात शिक्षा में उनके उत्थान के लिए, शिक्षा में प्रोन्नति देने के लिए सरकार विधि बना सकती है। राइट, सरकार विधि बना सकती है, कानून बना सकती है ताकि महिलाओं का उत्थान किया जा सके। क्योंकि 15(1) जो है ना, इसमें थोड़ा इसको लेकर अपवाद है, देखना मेरी बात। अनुच्छेद 15(3) है, 15(1) इसका ये अपवाद, 15(1) का ये अपवाद है 15(3). क्यों? ये भारत में महिलाओं को विशिष्ट अलग से व्यवस्था देता है, समाज में उनको महिलाओं को देता है, शिक्षा में महिलाओं को उत्थान करने के लिए देता है, समाज में उनको समान महत्व, समान उनको अधिकार देने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ शिक्षा में उनके विकास के लिए। तो सरकार ऐसी विधि कानून बनाएगी। लेकिन इधर एक तरफ कहता है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन यहाँ जो अनुच्छेद 15(3) है ये महिलाओं को उत्थान करता है, ना कि पुरुषों को, तो ये महिलाओं के लिए है। राइट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि
ये अपवाद स्वरूप है, 15(1) का 15(3) है वो अपवाद स्वरूप है। अब अनुच्छेद 15(4) देख लो, अनुच्छेद 15(4) ये क्या कहता है। अनुच्छेद 15(4) की अगर बात की जाए, जो राज्य है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, वो वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे ओबीसी है, एससी है और एसटी है, ये 3 वर्ग हैं। ठीक, इनके लिए राज्य जो है अलग से प्रोन्नति की व्यवस्था कर सकती है, अलग से प्रोन्नति की व्यवस्था कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बनाने की छूट देती है। ठीक है, जैसे सीटों का रिजर्वेशन कर सकती है या फीस की छूट कर सकती है। ठीक, जैसे कि आप देख लो, या इनके लिए अलग से कोई संस्थान खोल सकती है, या कोई ऐसे प्रोविजन कर सकती है जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में या समाज में उत्थान के लिए आप देखोगे जैसे रिजर्वेशन की व्यवस्था है, तो अलग से एससी ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था करती है गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ आप देखोगे जो फीस की भी छूट कर सकती है सरकार। तो वो ओबीसी और एसटी वर्ग के लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो वर्ग रहा है पहले से काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा है, राइट। तो उनके उत्थान के लिए सामाजिक और शैक्षणिक, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में अगर ये लोग पिछड़े हैं या शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग पिछड़े हैं, तो इनके उत्थान के लिए, राइट, इनके उत्थान के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन या कोई ऐसी प्रोन्नति गवर्नमेंट दे सकती है। तो ये अनुच्छेद 15(4) इस चीज को लेकर के मान्यता देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है। 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर बात करते हैं। अनुच्छेद जो 15(5) है, ये 93वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2005 में, 93वें संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। 93वां संविधान संशोधन 2005 में ये अनुच्छेद 15(5) जो जोड़ा गया था। ठीक है, इसी से संबंधित अगर कुछ प्रावधान देखोगे तो इसमें कुछ ऐसे दिए गए हैं जैसे कि ऊंच नीच है, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी क्षेत्र है, उसमें मतलब कि भेदभाव नहीं कर सकते हो। दूसरी बात है उसमें उत्थान के लिए भी इसमें प्रयोजन किए गए हैं, जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में, उसी में शिक्षा संबंधी क्षेत्र में आप देख लो। ओके, तो उस संदर्भ में ये बातें की गई हैं। ऊंच नीच है उस पर मतलब प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। और आप देखोगे 93वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत एक अधिनियम बनाया गया था 2006 में, और वो अधिनियम था शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, शैक्षणिक संस्थान अधिनियम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखोगे जो ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण था, उसके तहत जैसे कि आईआईटी है, आईआईएम है, ओके, इससे संदर्भित जो आरक्षण था वो ओबीसी को 27% के अंतर्गत निहित किया गया था। 2006 में जो शैक्षिक संस्थान अधिनियम बनाया गया था वो 93वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, राइट। तो ये अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी। अब अनुच्छेद जो 15(6) आता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। 1 मिनट, अनुच्छेद 15 का जो है 1 मिनट,
चलिए तो अनुच्छेद 15(6) की बात कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद, राइट। तो इसमें कुछ अलग से प्रावधान किया गया है, वो शायद आप देखोगे तो 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन 2019, राइट, इसके तहत जो EWS जोड़ा गया था, 10% जो आरक्षण दिया गया था, वो दिया गया था जनरल वालों को। और वो अभी उस पर भी न्यायालय ने अपनी लास्ट सुनवाई की है और वो 10% आरक्षण को उन्होंने मान्यता दी है कि ठीक है, क्योंकि ये कहा है कि ये किसी भी मतलब अनुच्छेद 14, ठीक, उसका कोई भेदभाव नहीं करता है, अनुच्छेद 14-15 का कोई विभेदन नहीं करता है, क्योंकि 10% जो आरक्षण है वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जनरल में जो जनरल कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, तो उनके लिए 10% का आरक्षण की सुविधा करती है। अब वो हम आगे आपको बताएंगे इंदिरा साहनी फैसला कैसा था, ये सब जो अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे हम, तब इसमें हम क्लियरिटी सब कुछ बता देंगे इसके बारे में। अभी इससे संबंधित नहीं है, लेकिन बस है थोड़ा से एक सेगमेंट जुड़ा हुआ है, वो 15(6), ठीक, 15(6) जुड़ा हुआ है, तो इस उद्देश्य से हम थोड़ा उसमें बात कर रहे हैं, राइट। अनुच्छेद 15(6) जो कहता है, अनुच्छेद 15(6) क्या कहता है कि ये राज्य को क्या शक्ति देता है, ये देता है कि जो 15 खंड 4 हैं और खंड 5 जो हमने ऑलरेडी बताए हैं, तो उस खंड में जो व्यक्ति उल्लिखित हैं, उस खंड में जो व्यक्ति उल्लिखित हैं, उन व्यक्तियों को छोड़ करके, जैसे अनुच्छेद 15(4) के खंड है, 15(5) का जो खंड है, इस खंड में जो भी प्रावधान किए गए हैं या इनमें जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को छोड़कर, उन लोगों को छोड़कर, ठीक, सभी आर्थिक रूप से, सभी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप में जो कमजोर हैं, उनके उन्नति के लिए ये कुछ विशेष प्रावधान करता है, उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। जैसे शिक्षण संस्थान की बात करता है, ठीक, शिक्षण संस्थान, अनुदानित की बात करता है, अनुदान की भी बात करता है ये, ओके। ये दो चीज़ें का इनमें प्रयोजन किया गया है अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत, जो प्रोन्नति से संबंधित है, और ये राज्य को दिया गया है। राज्य क्या करेगा, जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े लोग हैं, यानी कि जो खंड 4 और 5 में आते हैं, उन लोगों को छोड़कर जो भी 15(6) के अंतर्गत आर्थिक रूप से जो सभी व्यक्ति पिछड़े हैं, उनके लिए अलग से उन्नति की व्यवस्था करता है, जिसमें शिक्षा संस्थान या उनसे अनुदान से संबंधित व्यवस्थाएं करता है, साथ ही साथ प्रोन्नति की भी व्यवस्था करता है। अब प्रोन्नति की व्यवस्था आप देखोगे तो अनुच्छेद 16(6) में भी देखने को मिलेगी आपको, ओके। तो प्रोन्नति की भी व्यवस्था यहाँ पर करता है वो, जबकि ये व्यवस्था जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग जैसे कि होते हैं, आप अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ पे लोगों की कमी, कम मतलब कि कम लोग होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो। तो पहले तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखे हुए तो हिंदू छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर सभी अल्पसंख्यक धर्म हैं, अल्पसंख्यक ही हैं। लेकिन अगर क्षेत्र विशेष की बात करते हो तो वहाँ अल्पसंख्यक का मतलब अलग हो जाता है। वो जैसे कि कहीं पर बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो मुस्लिम की संख्या कम है, ईसाइयों की कम है, राइट। अगर यही क्षेत्रीय आधार पर देखोगे तो यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू 4-5 हैं और 10 मुसलमान हैं, तो यहाँ अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो हिंदू कहलाए जाएंगे, ठीक। वो क्षेत्रीय आधार पर अलग होता है। राष्ट्र आधार पर, केंद्रीय आधार पर अगर देखोगे तो धर्म विशिष्ट पर अगर देखोगे तो वहाँ पर जो होता है वो हिंदू बहुल हमारा जो देश है, ठीक, हिंदू बहुल देश हमारा है, राइट। तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक जो कहलाए जाएंगे वो हिंदू धर्म को छोड़कर सभी कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक जो 30(1) जो जोड़ा गया है इसके अंतर्गत, ये यहाँ कहा गया है यही कि अल्पसंख्यक जो हैं शिक्षण संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। ये शिक्षण संस्थान हैं जो 15(6) के तहत जो प्रोन्नति में दिए गए हैं, उन्नति करने के लिए दिए गए हैं, वो शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग को शामिल नहीं किया गया है।
अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। हाँ, या आप ऐसे कह सकते हो, दो रूप हैं इसमें, या तो आप ऐसे कह सकते हो जो अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान है, मतलब अल्पसंख्यक से जुड़े जो शिक्षा संस्थान है, देखना, अल्पसंख्यक से जुड़े जो शिक्षण संस्थान है उनको शामिल नहीं किया गया है। इसमें दो रूप दिए गए हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये इतना नहीं मायने रखता है, बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक के जो शिक्षा संस्थान है, अल्पसंख्यक के जो शिक्षण संस्थान हैं उनको उनको अनुच्छेद 15(6) है, ठीक, उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो शिक्षण संस्थान में आप देखोगे तो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जैसे कमजोर वर्ग में आप ले सकते हो जैसे आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ठीक, तो उन्हें शिक्षा के जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान सरकार करेगी, तो उनके लिए उनमें प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है, ठीक। और इस शिक्षण संस्थान में जो अल्पसंख्यक के जो शिक्षण संस्थान है उनको शामिल नहीं किया गया है। ओके। और 15 जो खंड 4 है या 5 है उनको छोड़कर सभी जो वर्ग के लोग आ जाते हैं उनके लिए शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करता है, यही है 15(6), अनुच्छेद 15(6). चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट हो गया होगा 15 अनुच्छेद जो है। अब इसके थोड़े अपवाद हैं, उस पर अगर थोड़ा फोकस कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। अपवाद की अगर बात करोगे, अपवाद का मतलब यह है कि कहीं कहीं इसमें भेदभाव देखने को मिल जाता है। वो भेदभाव किस आधार पर है, तो आप जानते हो कि अलग से सरकार आरक्षण दे रही है, ओबीसी को, एससी एसटी को आरक्षण दे रही है, ठीक है, तो ये एक अपवाद स्वरूप है। इसी में आप देखोगे तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से विशेष उपबंध है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर रही है। जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से शिक्षण संस्थान खोल रही है। ओके, तो ये भी अपवाद एक प्रकार से देख सकते हो। और भी अपवाद अगर लेना चाहो तो जैसे निःशुल्क शिक्षा भी कहीं कहीं दी जा रही है बच्चों को, गरीब बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा है। वैसे अनुच्छेद जो राज्य का नीति निषेध तत्व है उसके अंतर्गत जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है वो तो सभी राज्य सभी के लिए की गई है, लेकिन कुछ बहुत ही गरीब हैं उनके लिए शिक्षा संस्थान है, उनकी निःशुल्क शिक्षा भी दे रही है, ठीक है, ये प्रयोजन कर रही सरकार। साथ ही साथ सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े जो लोग हैं समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए अलग से आयोग की व्यवस्था है, एससी एसटी के लिए अलग से उपबंध की व्यवस्था कर रही है, ठीक है। विधानमंडल में आप अगर आप देखोगे तो विधानमंडल में सीटों का आरक्षण की बात कर रही है। ओके, आप देखोगे कि महिलाओं के लिए अलग से सुविधाएं दे रही है विधानमंडल में सीटों के आरक्षण के लिए सरकार। अभी देखा होगा आपने पश्चिम बंगाल की एक महिला जो विधायक बनी है, बहुत गरीब थी, मतलब कि अलग कोई मतलब निम्न समाज से संबंधित वो बिलोंग करती थी, उससे मतलब कि विधायक बन गई। और काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जैसे कि उनके लिए डायरेक्ट विधायक का चुनाव लड़ सकती हैं जो काफ़ी गरीब हैं, वंचित लोग हैं, अगर ठीक अगर उनको सरकार या वहाँ पर जो लोग हैं सपोर्ट करते हैं तो डायरेक्ट विधायक बन सकती हैं, तो उनके लिए अलग से सुविधा दी गई है विधानमंडल के अंतर्गत। तो उनके लिए हम कह तो रहे हैं आपको कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है ना अलग से अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन वो उनके उत्थान के लिए हैं। अगर आप उनका उत्थान नहीं करोगे तो कभी भी आप समाज को सुधार नहीं पाओगे, देश नहीं सुधर पाएगा ऐसे। तो इस सुधार के लिए सरकार करती है ऐसे प्रयोजन। और देखो आप देखोगे कि अभी सरकार ने जो सेवा शुल्क है, आपने देखा हो जो भोजनालय में लगता है, लोग लगाते थे, टैक्स लगाते थे, जो खाना खाओगे तो वहाँ से अलग से और सुविधाएं देती थी, उस पर ये प्रतिबंधित था पहले। सुनिए, ये अनिवार्य लोग करते थे। अनिवार्य कैसे? अभी सेवा शुल्क जो था आपने देखा हो, भोजनालय जो होते हैं वहाँ पर जो कोई चीज़ अगर भोजन मिल रहा है, कोई जैसे 15 का मिल रहा है तो 20 को देते हैं, तो 5% जो है वो अपने उसी खाना में ही लगा लेते थे, ठीक। लेकिन सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब वो ये कर दिया है कि स्वैच्छिक कर दिया है, सरकार ने उस चीज़ को स्वैच्छिक कर दिया है कि वो स्वेच्छा से वो व्यक्ति लगा अपना देना चाहेगा तो देगा। हाँ, अगर आप जबरन अगर वहाँ पे किसी पे वसूल करते हो तो उसके लिए अलग से उन्होंने एक नंबर दिया था, टोल फ्री नंबर, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो, तो ये आप डाल सकते हो इसमें। ओके, और भी देखोगे कि सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क में छूट देती है। आप देखोगे जैसे सार्वजनिक स्थल हैं, ठीक, जैसे सार्वजनिक स्थल आप देख लो, इसी में
शिक्षण संस्थान जो सार्वजनिक हैं उसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो छूट देती है, फीस पर छूट देती है, या वहाँ पर जो भी रसीद कटती है उस पर छूट देती है। राइट, ये कुछ अपवाद हैं इसके, लेकिन ये अपवाद स्वरूप जो हैं ये सरकार जो हमारे समाज में विविधता है, असंतुलन है, उसको संतुलन की अवस्था में लाने के लिए सरकार ऐसे प्रयास करती है और कुछ भी नहीं है। और भी अगर भेदभाव में देखना चाहो तो क्रीमी लेयर को आप डाल सकते हो इसमें। क्रीमी लेयर जो है उनको देखा हो आपने 8 लाख, जो 8 लाख जिनकी इनकम आय है, वार्षिक आय है, ठीक, और ये पिछड़ा वर्ग के लिए है, केवल पिछड़ा वर्ग, तो ये भी तो भेदभाव है एक प्रकार का। तो पिछड़े वर्ग के लिए 8 लाख जो क्रीमी लेयर है तो उनके पास प्रोन्नति या उन्नति किसी भी, मतलब उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है 8 लाख वालों के। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो 8 लाख वाले में क्रीमी लेयर में लेना चाहो जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या यूपीएससी लेवल के जो मतलब अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके लिए हैं। तो 8 लाख से जिनकी इनकम आय है, ऊपर है 8 लाख से, तो उनके लिए ऐसा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। क्रीमी लेयर के मतलब ओबीसी के जो लोग हैं बस, और किसी वर्ग के नहीं है। तो ये जो कुछ जो अपवाद हैं, ठीक है, यहाँ भेदभाव देखने को मिलता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 15 है ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सरकार इस पर काम कर रही है। आशा करते हैं आपको लेक्चर बहुत ही स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद आप क्या करना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। चलिए, थैंक यू।